आज का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षा का अधिकार, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट 2005। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का मूल मंत्र यह है कि एक निश्चित स्तर तक हर शिक्षार्थी को बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, भाषा के भेदभाव के एक समान अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर अनेकों योजनाएं और कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है और शैक्षणिक नीतियों एवं कार्यक्रमों को बनाने और उसको क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शैक्षिक समानता के इस उद्देश्य को साकार करने के लिए अर्थात सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाने के लिए, इस तरह की योजनाएं बनाने के लिए, शिक्षा में सबको सफलता प्राप्त करने के अवसर मिले, इसी उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने तर्क दिया कि एक स्थिर समाज को वचनबद्धता, विकास एवं परिवर्तन के साथ जीवंत समाज में आवश्यक रूपांतरण ही शिक्षा की भूमिका है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शिक्षित समाज को बढ़ावा देने के लिए समाज के सभी वर्गों तक शिक्षा की पहुंच की आवश्यकता को उपलब्ध कराने के लिए और एक सतत शिक्षा की प्रक्रिया में उसे जोड़ने के लिए इस अनिवार्यता को स्वीकार किया। साथ ही यह जो शिक्षा नीति आई, इसने नई पीढ़ी को 20वीं और 21वीं शताब्दी में यह जो आवश्यक कौशल हैं, जो दक्षताएं हैं, उनको प्राप्त करने में शिक्षा की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है, इस पर विशेषतया जोर दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 12 भागों में विभाजित थी। इसमें भाग 1 में प्रस्तावना, भाग 2 में शिक्षा का सार और उसकी भूमिका, भाग 4 में समानता के लिए शिक्षा, भाग 6 में तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा आदि का प्रावधान था। अब हम बात करते हैं कि जो ये शैक्षणिक नीतियां थी या इन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए, उनके क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। तो क्यों रही? उसमें नारी शिक्षा के लिए अर्थात लड़कियों की शिक्षा को प्रमोट करने के लिए या महिलाओं की शिक्षा को प्रमोट करने के लिए भरसक प्रयत्न किए गए। तो हम कह सकते हैं कि 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, उसने देश में नारी शिक्षा को और नारियों की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं और इस कार्यक्रम को उन्होंने महिला समाख्या का नाम दिया। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि महिला समाख्या का अर्थ क्या है, अर्थात इसका क्या मतलब है। तो हम कहेंगे महिला समाख्या का अर्थ है शिक्षा के द्वारा महिलाओं की समानता को लाना, या हम कह सकते हैं शिक्षा द्वारा स्त्रियों की समानता। यानी कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसका प्रयोग करके हम महिलाओं में या जो नारी शक्ति है उसमें हम एक समानता का भाव पैदा कर सकते हैं और उन्हें समान अवसर दे सकते हैं। और वो समान अवसर जब उन्हें प्राप्त होंगे तो वो महिलाएं सशक्त होंगी, मजबूत होंगी और आत्मनिर्भर भी बनेंगी। महिला समाख्या में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या प्रावधान रखे गए, अर्थात इसके अंतर्गत महिला शक्ति को या हम कहें नारी शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किस तरीके के प्रोजेक्ट या किस तरह की विशेषताएं रखी गई महिला समाख्या में। सबसे पहले महिलाओं के लिए यह एक शक्ति प्रोजेक्ट था, अर्थात एक पावर प्रोजेक्ट था। क्यों इसको कहा गया? क्योंकि इसमें दो बातें कही गई कि जो ये महिला समाख्या है, इसका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं था कि महिलाओं को नौकरी प्राप्त हो जाए, यानी कि उन्हें जॉब मिले, उनको नौकरी करने के अवसर मिले, बल्कि उसके साथ साथ जो समाज है, जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, अर्थात जो पुरुष प्रधान समाज है, उसमें क्या करना था, उनकी सोच को परिवर्तित करना था, जो वो महिलाओं के बारे में सोचते थे। तो हम कह सकते हैं कि यह एक स्त्रियों के लिए एक शक्ति प्रोजेक्ट था जिसका उद्देश्य नौकरी करने की अपेक्षा नारियों की स्थिति के बारे में या नारियों के बारे में सोच को परिवर्तित करना था। यदि हम इसकी दूसरे विशेषता की बात करें तो हम कहेंगे कि महिला समाख्या में इस तरह का उद्देश्य, ये जो उद्देश्य था वो इस तरह का वातावरण बनाना था, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना था
जिसमें कि सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को उनकी इच्छा के अनुसार ज्ञान और सूचना की प्राप्ति हो सके। यानी कि जो महिला इच्छा है, बालिका की जो इच्छा है, उसको विशेष महत्व दिया गया कि वो किस फील्ड में जाना चाहती है, उसकी क्या एबिलिटीज है, उसके हिसाब से उसको प्रॉपर नॉलेज मिले और इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सके। और वो कब कर पाएगी? जब उसे वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट देंगे। तो वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट सरकार ने, हमने सबने मिलकर तैयार करना था, जिसमें कि नारी शिक्षा को महत्व दिया गया। अगर हम अध्ययन विधियों की बात करें तो अध्ययन विधियां किस प्रकार की होनी चाहिए? जो हमारी, देखिए जैसे मेथड्स होते हैं, अभी भी जैसे हम जो मेथड यूज कर रहे हैं आज के समय, आज के जैसे अभी मैं अगर अपनी बात करूं तो अभी मैं आपको पीपीटी से पढ़ा रही हूँ। ये भी क्या है? ये भी एक मेथड है, स्टडी मेथड कह सकते हैं, या हम इसे लर्निंग मेथड कह सकते हैं, यानी कि सीखने की एक विधि कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भी जो शिक्षा है, यानी कि जो हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है, जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसमें जो हम मेथड्स को अपनाएंगे वो कैसे होनी चाहिए? वो महिलाओं की जानकारी के अनुसार, जो उनको आसान लगे, सरल लगे, उनकी इच्छा के अनुसार हो, उनकी एफिशिएंसी के अनुसार हो और उनके अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि महिलाओं की शिक्षा को प्रमोट करने के लिए उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा और इसी तरह की हम मेथड्स को अप्लाई करेंगे जो उनको मोटिवेट कर सके। एक बात और इन्होंने कही कि शिक्षा को व्यापक अर्थों में लेना और समझना होगा। जैसे कि हम स्वतंत्र हुए, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी सबको शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पाया, अर्थात आज भी विभिन्न आधारों पर, हम लिंग की बात कर रहे हैं, जेंडर बेस पे आज भी बहुत भेदभाव किया जाता है और सभी लड़कियों को पढ़ने का जो अवसर है वो नहीं दिया जाता और कहीं ना कहीं वो अशिक्षित रह जाती हैं। ये शिक्षा का संकुचित रूप है, ये शिक्षा का व्यापक अर्थ नहीं है। तो इन्होंने कहा, इस आयोग के द्वारा, इस नीति के द्वारा कहा गया कि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, उसको व्यापक अर्थ में लेना होगा और उसे अपनाना होगा और समझना होगा। यानी कि शिक्षा के लिए जो अवसर है वो सभी के लिए एक समान से होंगे। वो लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन, वो चीज मिलनी चाहिए। इन्होंने मूल्यांकन कार्य, हर फील्ड में क्या होता है? मूल्यांकन होता है, शिक्षा में भी मूल्यांकन कार्य होते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो मूल्यांकन कार्य है उसमें महिलाओं के लिए कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि कुछ उत्तरदायी जो होती है, जिम्मेदारियां होती है, वो फिक्स करनी होंगी। अगर किसी भी महिला को कोई भी जिम्मेदारी वाला काम मिलता है, यानी कि उसको उत्तरदायित्व मिलता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, तो उसका वो मोटिवेट होती है अंदर से, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जिसे हम आत्मविश्वास कहते हैं, वो भी आगे बढ़ता है और वो कहीं ना कहीं सशक्त होकर अपनी भूमिका अच्छे से निभा पाती है। तो मूल्यांकन कार्यों में भी महिलाओं को समान उत्तरदायित्व देने होंगे। साथ ही महिलाओं को समाज में समानता और सम्मान का दर्जा भी दिया जाना चाहिए। जैसे कि अभी भी हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारी जो लास्ट वीडियोस है जेंडर इक्वलिटी की, उसमें भी हमने डिस्कस किया है कि कहने को हम आधुनिक हैं, कहने को हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी हर जगह हम देखते हैं, चाहे वो ग्रामीण परिवेश है, चाहे वो शहरी परिवेश है, चाहे कोई विकासशील देश है या विकसित देश है, हर जगह हमें जो जो जेंडर इनइक्वलिटी है, यानी कि जो लिंग असमानता, वो देखने को मिलती है। समाज में आज भी महिलाओं को उतना सम्मान और समानता नहीं दी जाती जिसकी कि वो हकदार है। तो इन्होंने फोकस किया कि भी महिला भी क्या है? समान है, एक समान है, उनके जो अधिकार हैं, जो स्वतंत्रता है, वो समान है और उनकी जो समानता है या जो उनकी जो रेस्पेक्ट की जानी चाहिए, उसमें कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आयोग है, इसने कुछ और सजेशंस भी दिए। महिला समाख्या में इन्होंने पर्टिकुलर फीमेल्स के रिगार्डिंग दिए, लेकिन कुछ और सजेशंस भी हैं। वो क्या हो सकते हैं जो इनके द्वारा दिए गए? महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा, ये हमने महिला समाख्या में अभी किया ही है कि महिलाओं को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, यानी कि जो शिक्षा के अवसर है उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो हम कर देते हैं कई बार जेंडर बेस पे, यानी कि लिंग आधार पर, वो चीज नहीं होनी चाहिए। एक और इनका सजेशन जो था, इनकी जो रिकमेंडेशन थी, वो क्या थी कि प्रादेशिक असंतुलन को दूर करना। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रादेशिक असंतुलन क्या होता है। प्रादेशिक असंतुलन वो होता है जिसमें कि किसी भी एक देश में विभिन्न प्रांतों में या विभिन्न प्रदेशों में, जिसे हम राज्य भी कह देते हैं, उनमें संतुलन नहीं होता। अगर मैं उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहूँ, यदि मैं आपको ये कहती हूँ कि क्या दिल्ली और बिहार की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति एक समान है, तो शायद हम कहेंगे नहीं है। यदि मैं ये कहती हूँ कि हरियाणा और यूपी की जो नारी शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि जो लड़कियों की शिक्षा है,
उनकी जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, क्या वो इक्वल है? तो हम कहेंगे नहीं, वो एक समान देखने को नहीं मिलती है। क्या वहां पे जो शिक्षा का स्तर है क्या वो समान है? उसमें भी डिफरेंसेस है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन्होंने क्या कहा कि जो सबसे पहले जो प्रादेशिक असंतुलन है, यानी कि कोई जो प्रदेश है, कोई जो राज्य है, वो अधिक विकसित है, यानी उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, फंड्स ज्यादा हैं, उसके पास फैसिलिटीज ज्यादा हैं एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो वो चीजें सभी स्टेट्स के पास, सभी प्रदेशों के पास होनी चाहिए। अर्थात फंड्स की कमी के कारण, पैसे की कमी के कारण कोई भी प्रदेश असंतुलित ना हो और शिक्षा के क्षेत्र में ना पिछड़ जाए, इसके लिए केंद्र सरकार को विशेष पहल करनी चाहिए। और शिक्षा की जो सुविधाएं हैं वो समानता की दृष्टि से सभी प्रदेशों को मिलनी चाहिए। कई बार हम ये भी देखते हैं जो हमारे अर्बन एरियाज हैं उसके कंपेरेटिव जो हमारे रूरल एरियाज हैं या हमारे जो बैकवर्ड एरियाज हैं उसमें भी डिफरेंस पाया जाता है। इन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे ग्रामीण और अन्य पिछड़े क्षेत्र हैं उसमें भी शिक्षा की अच्छी सुविधाएं देनी चाहिए, जिससे कि जो शिक्षा का स्तर है वो ऊपर उठ सके। पिछड़े वर्गों की शिक्षा के लिए भी इन्होंने विशेष रूप से अपने रिकमेंडेशन में डाला, अपने सुझाव में डाला कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें पिछड़े वर्गों में विशेष रूप से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनके विकास के लिए यानी कि इनको शिक्षित करने के उद्देश्य से प्रयत्न करना चाहिए। विकलांगों की शिक्षा के लिए भी इन्होंने फोकस किया कि जो समाज में विकलांग बच्चे हैं या जो मेंटली डिस्टर्ब बच्चे हैं, यानी कि मानसिक रूप से असशक्त बच्चे हैं, मेंटली डिसेबल जो बच्चे हैं, उनके लिए विशेष सुविधाएं देनी चाहिए। क्यों कही ये बात? क्योंकि जो बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं, कमजोर बच्चे हैं, असशक्त बच्चे हैं, तो क्या होता है वो कहीं ना कहीं उनमें हीनता की भावना होती है कि हम सामान्य बच्चों जैसे क्यों नहीं हैं। दूसरी बात, यदि उनको उस समय कोई सपोर्ट ना मिले या कोई स्पेशल जो फैसिलिटीज है वो नहीं मिले तो वो पिछड़ जाएंगे और समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि वो भी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके लिए उन बच्चों की शिक्षा की को प्रमोट करने के लिए और शिक्षा की उन्नति के लिए उन्हें विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए भी इन्होंने कहा, समाज में दो तरह के वर्ग देखने को मिलते हैं, एक बहुसंख्यक और एक अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक मतलब जो संख्या में कम होते हैं, यानी कि मान लीजिए किसी समाज में 80% एक धर्म या जाति से संबंधित है और जो दूसरे हैं वो उनकी संख्या 20% है। तो अल्पसंख्यक कौन सा होगा? जिनकी संख्या 20% है। वो किसी भी आधार पर हो सकता है, धर्म, भाषा, जाति, लिंग। तो इस प्रकार से जो माइनॉरिटीज हैं उनको भी प्रोग्रेस करने का यानी कि पूरा अधिकार है, वो भी अपनी एबिलिटीज को बाहर निकाल लें, अपना विकास करें। और इसके लिए इस आयोग ने क्या कहा कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी शिक्षा की ओर से समानता और सामाजिक न्याय, इनकी रक्षा करने का प्रावधान होना ही चाहिए, इनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए दोनों तरीकों से। इनको इक्वलिटी भी मिलनी चाहिए एजुकेशन में और जो सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है, वो भी प्राप्त होना चाहिए। शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए अन्य वर्ग, ठीक है, अभी हमने जैसे कि इसमें शेड्यूल कास्ट किया, शेड्यूल ट्राइब्स किया, ओबीसी किया, तो ये कहते हैं कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जैसे कि मरुस्थलीय हो सकते हैं, दूर दराज के इलाके हो सकते हैं जिसमें सारी सुविधाएं ना हो, पहाड़ी इलाका हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्र हो सकते हैं, कि इन सभी क्षेत्रों में भी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। और वो कब मिलेगा? जब इनकी आवश्यकताएं पूरी होंगी, जो उनकी नीड्स हैं वो फुलफिल होंगी। तो इस प्रकार से भी इन्होंने इस बात पर भी विशेष बल दिया। यदि अब हम बात करें शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1992, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992, तो मैं बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई उसमें कुछ चेंजेस हुए, यानी कि उसमें कुछ संशोधन के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, एक समिति बनाई गई, जिसकी किसकी अध्यक्षता में वो बनाई गई? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में। और इस समिति ने 1992 में अर्थात 1992 में अपनी रिपोर्ट पेश की। वो रिपोर्ट क्या पेश की इन्होंने? इनके द्वारा कहा गया कि जो औपचारिक शिक्षा है अर्थात जो फॉर्मल एजुकेशन है उस चीज को मतलब बढ़ावा देना चाहिए और उसमें 90% जो सहायता दी जाएगी, 90% वो सिर्फ लड़कियों के लिए ही होनी चाहिए। यानी कि जो फैसिलिटीज है उसको इंक्रीज करना है। फैसिलिटीज किस रूप में हो सकती है? फैसिलिटीज आपकी बैठने की व्यवस्था हो सकती है, आपकी जो वॉशरूम है वो हो सकती है, पानी की व्यवस्था हो सकती है, या आप जो स्कॉलरशिप देते हैं वो हो सकती है, या जो टीचर की जो कमी होती है कई जगह वो पूरी होनी चाहिए। ये सारी क्या है? फैसिलिटीज हैं।
यदि हम दूसरी बात करें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये योजना क्या थी? ये 1992 की रिकमेंडेशन में ही आई और इस योजना के अंतर्गत क्या कहा गया कि केंद्र सरकार के द्वारा प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम आवश्यकताओं को या न्यूनतम जो सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराना ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि प्रत्येक स्कूल में प्राइमरी लेवल तक जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो अरेंज कराना इसकी प्राथमिकता थी। जैसे कि जो हमारा स्टडी मटेरियल है, यानी कि जो हम शिक्षक, हमारी जो सामग्री होती है उसको जो खरीदने के लिए फंड्स दिए जाने चाहिए, यानी ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिए। ये ना हो कि वो फैसिलिटीज वहां पर नहीं है। वो जैसे अभी हमने डिस्कस किया, वो कमरे की बैठने की व्यवस्था हो सकती है। जैसे आज हम देखते हैं कई स्कूलों में बच्चे ज्यादा होते हैं लेकिन वहां पे जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो नहीं होता है, अर्थात बैठने की व्यवस्था नहीं होती है, उनके जो पक्के कमरे हैं उनकी व्यवस्था नहीं होती है, या पानी पीने की व्यवस्था नहीं होती है। कई स्कूलों में हम आज भी देखते हैं कि वहां पर जो वॉशरूम्स वगैरह है उसकी फैसिलिटी नहीं है। जैसे आज मिड डे मील है प्रॉपर, कई स्कूलों में वो चीज नहीं है। तो इनके द्वारा यही कहा गया कि प्राइमरी लेवल तक जो न्यूनतम सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि भविष्य में जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होंगी, यानी कि जितने भी अध्यापकों की नियुक्ति होगी, उनमें से रिजर्वेशन कर दी जानी चाहिए 50% फीमेल टीचर्स की। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये प्रावधान रखा गया कि भविष्य में जितने भी अध्यापकों की नियुक्ति होगी उनमें से 50% महिला अध्यापक होंगे। एक और उनकी रिकमेंडेशन थी जो चेंजेस के साथ आई, पूर्ण साक्षरता अभियान। इस अभियान में महिलाओं को मुख्य केंद्र के रूप में माना गया कि सबसे पहले तो हमें टोटल लिटरेसी कैंपेन चलाना है, यानी कि 100% लिटरेसी रेट होना चाहिए। और उसमें भी फोकस किया गया महिलाओं की शिक्षा को, नारी शिक्षा को, बालिका या बेटियों की शिक्षा को, इस चीज को इन्होंने बढ़ावा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हर स्कूल में जो लड़कियों की जो संख्या है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन होता है स्कूल में, एटलीस्ट लड़कियों का जो है, जो गर्ल्स का रजिस्ट्रेशन है वो एटलीस्ट 33% होना ही चाहिए। ये सारे के सारे सजेशन जो रिकमेंडेशन दे रही हैं वो हमें, अगर हम एक नजर में कंक्लूड करके देखें तो हमें महसूस हो जाएगा कि जो लड़कियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, उन्हें शिक्षा के अवसर नहीं दिए जाते, आगे बढ़ने के अवसर नहीं दिए जाते, उनकी प्रतिभा को विकसित होने का एनवायरनमेंट नहीं दिया जाता, जिससे कि वो एबल नहीं हो पाती, सक्षम नहीं हो पाती, सशक्त नहीं हो पाती। तो उस चीज के को पूरा करने के लिए ये रिकमेंडेशन दी जा रही है, अर्थात महिलाओं को, बेटियों को शिक्षित करने के उद्देश्य से ही सारी रिकमेंडेशन दी गई। साथ ही लड़कियों को सुरक्षा का माहौल देने के लिए, उनको अभिप्रेरित करने के लिए ये भी कहा गया कि लड़कियों की शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध नवोदय विद्यालय तथा केंद्रीय विद्यालय में होना चाहिए। अर्थात लड़कियों को जब एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा और उनको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी इन स्कूल्स में, तो कहीं ना कहीं जो लड़कियों का शिक्षा में रजिस्ट्रेशन ज्यादा होगा और वो अधिक शिक्षित हो पाएंगी। और जो ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992, इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण रही। पहली बात क्या थी कि जो एक जेंडर रेशो है, अर्थात जो लिंग अनुपात की जानकारी देना और उसकी समानता का प्रयास करना, कि पहले ये पता लगाना कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है लिंग के आधार पर, जो लड़कियों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, जो अवसर उनसे छीने जा रहे हैं, वो किस आधार पर है, उनका प्रतिशत क्या है, और उसके साथ ही कि अब वो नहीं होगा और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें समान अवसर देने होंगे। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जब शिक्षा के क्षेत्र में हम समान अवसर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो औरतें हैं, यानी कि जो महिलाएं हैं, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों लेवल पर वो काम करने के लिए प्रोत्साहित होंगी। और ये प्रोत्साहित जब उनको किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो अपनी एक सक्षम भूमिका इसमें निभा पाएंगी। ये हमने डिस्कस की दोनों पॉलिसीज, 1986 वाली और 1992 वाली। अब हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। हर घर में हो साक्षरता का निवास, तभी तो होगा देश में शिक्षा का विकास। किसी भी विकसित या विकासशील जो देश है उसकी सबसे बड़ी ताकत उस देश के युवा और बच्चे ही होते हैं। या हम ये कह सकते हैं सही और सच्चे अर्थों में
कि बच्चे ही देश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, क्योंकि अपने ज्ञान कौशल से वे अपने देश को प्रगति की राह पर लेकर जाते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। और अगर बचपन में ही वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे या उन्हें सही दिशा में शिक्षा प्राप्त करने के अवसर नहीं मिल पाएंगे, तो उस देश का भविष्य अंधकार में हो जाता है, अर्थात वो प्रगति नहीं कर पाता, प्रगतिहीन होकर उसका विकास रुक जाता है। प्राचीन काल से ही हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु रहा है। निसंदेह शून्य की जो खोज है वो हमारे देश में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट द्वारा की गई है। तक्षशिला और नालंदा जैसे जो विश्वविद्यालय थे वो हमारे भारत ही उसका जन्मदाता रहा। परंतु क्या हुआ, जब अंग्रेज यहाँ पर आए, विदेशी आक्रमण हुए, मुगल आए, अंग्रेज आए, उन्होंने क्या किया, हमारे पुस्तकालय जला दिए, गुरुकुलों को भी नष्ट कर दिया, कि जो हमारा एक शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थिति थी, उस चीज को उन्होंने खत्म कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, हमारी शिक्षा का स्तर गिरने लगा और आजादी के बाद और भी वो पतन की तरफ चला गया, यानी कि डिग्रेडेशन उसमें होने लगा। तो अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से शिक्षा को हर जन का हितैषी बनाया जाए, सभी तक शिक्षा को पहुंचाया जाए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 स्वतंत्रता के पश्चात हमारी सरकार के द्वारा या हमारे देश के द्वारा सबको शिक्षित करने के उद्देश्य से हमारे संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में और अनुच्छेद 45 में ये व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य का ये एक फर्ज होगा, एक कर्तव्य होगा कि वो 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को प्राइमरी स्तर तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराए। और इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब ये चीज नहीं प्रॉपर हो पा रही थी, तो भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया, और जब इसने इसको स्वीकार किया है, यानी कि अपने संविधान में इसको शामिल किया है वर्ष 2009 में, तो जो भारत कौन सा देश बन गया, भारत विश्व का 135वां ऐसा देश बन गया जिसने की शिक्षा को मौलिक आधार बनाने की घोषणा कर दी। अब हम कुछ बातें करते हैं कि भी जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है जो 2009 में आया, वो किस तरीके से पेश किया गया, कैसे उसको पास किया गया। तो भारतीय संसद के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 4 अगस्त 2009 को पास किया गया एक बिल है या विधेयक है। इस विधेयक के पास होने पर क्या प्रोविजन रखे गए कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, यानी कि ये उनका मौलिक अधिकार हो गया। संविधान के अनुच्छेद 21A में ये शामिल किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, जो उसका एक मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट बन गया है। 2002 में इससे पहले 86वां संविधान संशोधन किया था और 21A को शामिल कर दिया गया था। 1 अप्रैल 2010 से, यानी कि 2009 में बना है, और 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में इस राइट टू एजुकेशन एक्ट को लागू कर दिया गया। इंट्रोडक्शन पार्ट में या फिर इस तरह के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं कि वर्ष 2009 में आरटीई एक्ट को पास किया गया, 20 जुलाई 2009 को इसे राज्यसभा में पारित किया गया और 4 अगस्त 2009 को इसे लोकसभा में पारित यानी कि पास कर दिया गया। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा इसे मंजूरी दी गई और 1 अप्रैल 2010 को पूरे राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को छोड़कर इसे लागू कर दिया गया। यदि हम कुछ विशेषताओं की बात करें यानी कि कुछ प्रोविजंस की बात करें कि इस एक्ट के मेन प्रोविजंस क्या थे, तो वो इस प्रकार से हैं। आरटीई एक्ट 2009 में कुल 38 धाराएं, 7 अध्याय और 1 अनुसूची है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना इसका सबसे पहला प्रोविजन है, यानी कि इसकी जो मेन प्रायोरिटी है वो है। दूसरी जो विशेषता हम कह सकते हैं, प्रोविजन कहेंगे जिसे, कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो निजी स्कूल हैं, उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 25% गरीब बच्चों को दाखिला देना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं या जबरन उनसे कोई फीस वसूल करते हैं तो उनकी मान्यता रद्द हो सकती है। उन प्राइवेट स्कूलों को 1 लाख व उसके बाद पर डे 10,000 यानी कि 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। विकलांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा के लिए जो उम्र है वो 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष तक रखी गई है। बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराना राज्य और केंद्र सरकार दोनों की एक मुख्य जिम्मेदारी होगी। आरटीई एक्ट के तहत जो प्राथमिक स्तर है यानी कि जो प्राइमरी लेवल है, वहां पर जो छात्र और शिक्षक का रेशियो होगा वो 30:1 होगा, यानी कि एक जो टीचर है वो 30 बच्चों के ऊपर होगा।
इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आरटीई एक्ट के तहत जो प्राइमरी लेवल पर ही जो न्यूनतम शैक्षणिक घंटे है वो 800 और जो दिन फिक्स किए गए हैं वो 200 दिन निर्धारित किए गए हैं। आरटीई एक्ट के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 से 8 में जो शिक्षक का अनुपात है वो 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक जो घंटे हैं वो 1000 और जो कार्य दिवस है वो 220 होने चाहिए। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए 1 किलोमीटर के अंदर विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए। एक और प्रोविजन है इसमें कि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर होनी चाहिए, अर्थात 3 किलोमीटर के अंदर ही कोई ना कोई स्कूल वहां पर होगा उन बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से। एक 9 साल का बच्चा अगर वो पहले कभी स्कूल नहीं गया है तो इस एक्ट के तहत वो कक्षा 4 में यानी कि 4th क्लास में उसको एडमिशन दिया जाएगा। कुछ और प्रोविजंस भी हैं। आरटी जो एक्ट है हमारा उसकी जो धारा 17 है उसमें ये कहा गया है कि जो बच्चे हैं उनको आप पनिशमेंट मतलब फिजिकल जो पनिशमेंट है वो नहीं दे सकते हैं, उसे एक दंड माना जाएगा, ठीक है, उसे एक अपराध माना जाएगा। आरटी की जो धारा है 21 उसमें स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी है यानी कि जो स्कूल में सहायता करेगी उस तरह की जो कमेटी का प्रावधान भी रखा गया है। आरटी एक्ट की जो धारा 28 है उसमें जो टीचर हैं यानी कि जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ प्रोविजंस थे जो हमारा जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसके कुछ मुख्य पॉइंट्स थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।